लोकसभा के लिए वोटिंग करते समय हम अपने इलाके का सांसद चुनते हैं और यही सांसद आगे जाकर एक व्यक्ति को यानी संसदीय दल की बैठक के बाद उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री भी खुद अपनी एक सीट से सांसद होते हैं और इसके साथ साथ अन्य कैबिनेट मंत्री भी किसी न किसी सीट से सांसद जरूर होते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनस एंड यू आर वाचिंग अनस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्या क्या क्वालिफिकेशन यानी क्या क्या योग्यताएं उनके अंदर होनी चाहिए जब वो संसद में सांसद बनकर बैठ सकते हैं या हाउस के मेंबर वो बन सकते हैं, और क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशंस यानी क्या क्या उनकी अयोग्यताएं हैं। एक व्यक्ति किस उम्र तक सांसद रह सकता है और अगर कोई व्यक्ति पागल है तो वो सांसद बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउस के मेंबर्स को यानी अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों ही हाउस में जो मेंबर्स बैठते हैं दोनों को ही सांसद कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 और अनुच्छेद 102 यानी आर्टिकल 84 और आर्टिकल 102 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसदों के लिए योग्यताएं और अयोग्यताओं का निर्धारण किया गया है। क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस एक सांसद की क्या होंगी ये सब बताया गया है। कोई भी व्यक्ति जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने जा रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो भारत का नागरिक हो और उसके साथ साथ वो भारतीय संविधान में विश्वास और भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ ले। दूसरी कंडीशन है कि वो व्यक्ति 25 वर्ष की आयु को पार कर चुका हो। 25 वर्ष लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। उस व्यक्ति की मिनिमम एज यानी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ये 25 और 30 वर्ष दोनों ही मिनिमम एज का क्राइटेरिया है। मैक्सिमम एज क्या होगी इसका कोई भी क्राइटेरिया संविधान में नहीं दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जीवन काल तक सांसद बना रह सकता है। तो एक पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट से या फिर हाउस के मेंबरशिप से कब रिटायर होगा इसका कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है। हालांकि कोई और क्राइटेरिया हो सकते हैं जिस हिसाब से उसे डिस्क्वालीफाइड घोषित कर दिया जाए या फिर अयोग्य घोषित कर दिया जाए, लेकिन एज के रिगार्डिंग कोई भी क्राइटेरिया संविधान में नहीं दिया गया है। तीसरी कंडीशन है कि वो भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले किसी भी लाभ के पद पर ना हो यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। किसी भी तरह की ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद को वो होल्ड ना करता हो। लाभ का पद जनरली उस पद को कहा जाता है कि किसी पद पर रहने के बाद किसी व्यक्ति को कुछ आय हो रही हो, इनकम हो रही हो या फिर कुछ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स उसे उस पोस्ट से उस पद से मिल रहे हो, उस पद को लाभ का पद कहा जाता है। तो भारत सरकार के अंतर्गत जो भी लाभ के पद आते हैं वो किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो, वही व्यक्ति एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। या फिर अगर वो किसी लाभ के पद पर है तो सांसद बनने के लिए पहले उसे उस पद से इस्तीफा देना होगा। नेक्स्ट कंडीशन है वो ये है कि किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा वो पागल घोषित नहीं किया गया हो। ऐसा नहीं है कि कल को कोई भी पागल जो है वो पागल खाने से छूट के आता और कहता है कि नहीं मुझे तो सांसद बनना है, मुझे तो मंत्री संतरी बन के गाड़ियों में घूमना है, तो यहाँ पर संविधान ऐसे व्यक्ति को रोकता है सांसद बनने से। क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है पार्लियामेंट में बैठना, पूरे देश के लिए लेजिस्लेशन करना होता है यानी विधायी कामकाज करने होते हैं, कानून पास होते हैं, उस पर अपना मत देना, अपने विचार देने होते हैं और उसके साथ साथ ही अपने संसदीय इलाके का भी विकास उस व्यक्ति को करना होता है। तो पागलों के लिए हाउस में कोई भी जगह नहीं है, पार्लियामेंट में कोई भी जगह नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन है दिवालिया ना हो, मस्ट नॉट बी अ बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट भी जनरली वो व्यक्ति होता है जो लगभग पागल तो नहीं होता, पागल से थोड़ा सा अलग, यानी सिंपल भाषा में कहें कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका सच में मतलब दिमाग ठिकाने से ना हो। तो दिमाग ठिकाने से ना होना ऐसा व्यक्ति एक बैंकक्रप्ट या फिर दिवालिया व्यक्ति कहलाता है। तो पागल और दिवालिया जो भी व्यक्ति है वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एक सांसद नहीं बन सकता। अनसाउंड माइंड एंड बैंकक्रप्ट। नेक्स्ट कंडीशन है वो ये है कि किसी भी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा ना रखता हो, यानी कि उसके अंदर फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति की भावना उसके अंदर होना चाहिए। भारत के प्रति वफादारी, भारत के प्रति देशभक्ति की भावना उसके अंदर होना चाहिए, देश प्रेम की भावना उसके अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि वो किसी विदेशी राज्य के प्रति देश प्रेम की या फिर देशभक्ति की भावना रखता हो। तो कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य में अपनी निष्ठा रखता है तो ऐसा व्यक्ति भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर सांसद नहीं बन सकता। फ्रेंड्स, ये तो हमने बात की जो प्रोविज़न जो प्रावधान संविधान करता है सांसदों के लिए क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशन यानी क्या क्या योग्यताएं और अयोग्यताएं संविधान निर्धारित करता है। ये बात हमने की संविधान की, लेकिन संसद भी कानून के माध्यम से ये निर्धारण करती है कि वास्तव में कौन व्यक्ति सांसद बन सकेगा। पार्लियामेंट यानी संसद के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं। इसके अलावा पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 यानी जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में भी सांसदों से संबंधित योग्यताएं और अयोग्यताएं निश्चित की गई हैं। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 किन किन योग्यताओं की और अयोग्यताओं की बात करता है, आइए उन्हें डिस्कस करते हैं हम वन बाय वन।
जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का सबसे पहला प्रावधान ये कहता है कि जो भी स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स यानी SC ST के लिए जो भी स्थान निर्धारित किए गए हैं या जो स्थान SC ST कैंडिडेट्स के लिए सुरक्षित हैं, तो उम्मीदवार के लिए ये आवश्यक होता है कि अगर वो उस सुरक्षित स्थान से चुनाव लड़ने जा रहा है तो वो SC ST कम्युनिटी के सदस्य होना चाहिए। इसके लिए उनको अपना एक सर्टिफिकेट भी दिखाना होता है। वो अलग बात है कि वो किस स्थान से SC और ST कम्युनिटी या फिर SC ST कैटेगरी के सदस्य हैं। वो भारत के किसी भी स्थान से SC ST के सदस्य हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति SC ST के सुरक्षित स्थान से वास्तव में चुनाव लड़ने जा रहा है तो उसका उस कैटेगरी से होना आवश्यक है, ज़रूरी है। इसके अलावा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का दूसरा रूल ये कहता है कि जो भी स्थान असम की जनजाति के लिए सुरक्षित किए गए हैं तो वो व्यक्ति उसी जनजाति का होना चाहिए और उसके अलावा वो उसी ज़िले का एक रजिस्टर्ड वोटर भी यानी एक निर्वाचक भी होना चाहिए। हालांकि फर्स्ट वाली कंडीशन की हमने बात करी थी, उसमें एक पर्टिकुलर एरिया का निर्वाचक या फिर रजिस्टर्ड वोटर होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन असम की कंडीशन में ये कंडीशन नहीं है। उस व्यक्ति को असम की जनजाति के लिए जो भी सुरक्षित स्थान है, अगर वहाँ से चुनाव लड़ना है तो उसे उस ज़िले में से किसी भी एक एरिया का वोटर होना ज़रूरी है, एक निर्वाचक होना ज़रूरी है। तो ये कंडीशन जनरली लोकसभा में जो सुरक्षित स्थान दिए गए हैं उनके लिए है। तो उन व्यक्तियों को वो किस कैटेगरी से हैं ये प्रूफ करना आवश्यक हो जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर सांसद बनने के लिए। अगर वो किसी सुरक्षित सीट पर यानी जो SC ST के लिए सुरक्षित स्थान तय किए गए हैं, अगर वो वहाँ से उम्मीदवार हैं और वहाँ से चुनाव लड़कर सांसद बनने या हाउस का मेंबर बनने जा रहे हैं या जा रही हैं। अब थर्ड कंडीशन है वो ये है कि वो व्यक्ति भारत का एक निर्वाचक, एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। वो भारत के किसी भी स्थान से एक रजिस्टर्ड वोटर हो, ये उसके लिए काफ़ी है और वो किसी भी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। यानी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से अगर उसका नाम मतदाता सूची या वोटर लिस्ट में है तो वो पूरे भारत में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। उसका निर्वाचन क्षेत्र चाहे दूसरा हो और वो किसी दूसरे इलाके से, किसी दूसरे राज्य से चुनाव लड़ना चाहता है तो वो लड़ सकता है। तो कुल मिलाकर वो भारत का एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 अगला प्रावधान ये करता है कि वो व्यक्ति जो कि चुनाव लड़ने जा रहा है और निर्वाचन या फिर चुनाव से संबंधित जो कि कानून और जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, पार्लियामेंट भी कुछ लॉस पास करके बनाती है। इसके साथ साथ पर्टिकुलरली इलेक्शन कमीशन काफ़ी बड़ा रोल यहाँ पर अदा करता है चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश और कानून वगैरह बनाने के लिए। तो जो भी नियम कानून चुनाव से संबंधित बनाए गए हैं और अगर वो व्यक्ति उन नियम कानूनों का उल्लंघन करता है, उनका वायलेशन करता है, तो इस पर इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता है। इसके साथ साथ अगर मामला ज़्यादा बड़ा हो जाए तो कोर्ट भी इस पर एक्शन ले सकता है और इलेक्शन कमीशन चुनाव संबंधी नियमों के कानून के उल्लंघन के मामले में यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन चुनाव से संबंधित बने हैं, अगर उस व्यक्ति ने उनका उल्लंघन किया है तो उनके उल्लंघन के मामले में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक निश्चित समय के लिए या फिर पूरे जीवन भर के लिए उसको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उस व्यक्ति पर जो कार्रवाई होगी या तो उसको एक निश्चित समय के लिए चुनाव लड़ने से रोका जाएगा या फिर जीवन भर भी उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य या डिस्क्वालीफाइड घोषित किया जा सकता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 अगला प्रोविज़न ये करता है कि उस व्यक्ति ने 2 साल से अधिक की सज़ा नहीं काटी हो या फिर जेल से छूटे हुए उसे 5 वर्ष से ज़्यादा हो गए हो तो वही व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर सांसद बन सकता है। 6 कंडीशन है वो ये है कि उसके सरकार से संबंधित किसी भी ठेके में हिस्सेदारी ना हो, यानी जो भी काम सरकारी काम किए जा रहे हैं उसका अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट उस काम में या किसी भी ऐसे ठेके में नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो बनती है वो लोगों के लिए बनती है, वो पीपल के लिए बनती है। किसी सरकार से जुड़े सांसद या फिर मंत्री का एक अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी एक अपना निजी हित उसमें नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि उसका किसी भी सरकारी ठेके या फिर सरकारी संपत्ति में अपना निजी इंटरेस्ट या फिर अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट या अपना कोई निजी हित ना हो। 7 कंडीशन है वो ये है कि उसको राजद्रोह या फिर बेईमानी के मामले में किसी भी सरकारी नौकरी से ना निकाला गया हो और अगर उसने मान लो ऐसा अपराध किया भी है तो इस अपराध के 5 वर्ष के बाद ही वो व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बन सकता है। संसद का कार्यकाल जब भी एक व्यक्ति सांसद बनता है तो वो व्यक्ति 5 वर्ष तक सांसद रहता है। अगर वो कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे उसकी सदस्यता चली जाए तो जनरली 5 वर्ष तक वो व्यक्ति सांसद रहता ही रहता है।
1976 तक ये कार्यकाल 5 वर्ष ही था, लेकिन 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से इस कार्यकाल को बढ़ाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन 76 के तुरंत बाद ही 1978 में 44वें संशोधन के माध्यम से दोबारा संसद का कार्यकाल दोबारा 5 वर्ष ही कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि लोकसभा का गठन हुआ है तो 5 वर्ष तक लोकसभा रहेगी ही। समय से पहले भी लोकसभा को किन्हीं कंडीशन में भंग किया जा सकता है और ऐसा भारतीय राजनीतिक इतिहास में अब तक 7 बार हो चुका है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, वो एक स्थायी सदन है, वो एक परमानेंट हाउस है पार्लियामेंट का। सो अब तक हमने मेंबरशिप के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझा कि संविधान वास्तव में क्या प्रावधान करता है, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। सेकेंडली, पार्लियामेंट भी समय समय पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए जो लॉस पास करती है, उन लॉस की कंडीशंस को भी फुलफिल करना ज़रूरी होता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एक सांसद बनने के लिए। जैसा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में जो योग्यताएं निर्धारित की हैं, इनको भी फुलफिल करना होगा। इसके अलावा भी लोकसभा स्पीकर यानी अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सांसदों की योग्यता संबंधी निर्णय ले सकते हैं। क्या क्या पेपर्स की रिक्वायरमेंट है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करता या फिर किसी एक डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम बाद में पाई जाती है तो उसकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है और लोकसभा अध्यक्ष या फिर स्पीकर सदस्यता से संबंधित फैसले ले सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष अगर परमानेंटली सदस्यता को रद्द नहीं भी कर सकते, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर अगर वो अनुशासन में नहीं रहता या फिर लोकसभा को चलाने में उस व्यक्ति के, उस सांसद के कारण कुछ प्रॉब्लम होती है, तो कुछ दिनों के लिए वो एक पर्टिकुलर सांसद को भी लोकसभा से निलंबित कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बड़ा फैक्टर है, यहाँ पर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है और उसके अलावा समय समय पर पार्लियामेंट के रिगार्डिंग जो लॉज बनाए जाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है और उसके साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का रोल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सदस्यता या फिर मेंबरशिप के रिगार्डिंग सांसदों की। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और सांसदों के क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या क्या कंडीशंस हैं उनको आपने अच्छी तरह समझ ही लिया होगा। सो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में बने उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशंस तुरंत आपको मिल जाएं और एक भी वीडियो मिस ना हो पाए।